अब लोगों को ताजुब हो रहा है और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आ रही हैं कि देखिए सारा पैसा वापस आ गया, 99% वापस आ गया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मैंने 48 घंटे बाद 11 या 12 नवंबर को ही कह दिया था कि सारा पैसा वापस आ जाएगा। और मैंने ये क्यों कहा था? कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने इसलिए कहा था कि लोग इसको असेस कर रहे थे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स में। लेकिन क्या होता है कि जब ये इतना बड़ा कोई मूव होता है, इतना बोल्ड कोई मूव या ऑडेशियस या इवन रेकलेस मूव होता है, तो ह्यूमन बिहेवियर ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि कोई टेक्स्ट बुक थियरी। ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है कि अगर मैं डूब रहा हूँ, अगर आज मेरी जितनी पूंजी मेरे पास जमा है वो आज आपने उसको ज़ीरो कर दिया है, कौड़ियाँ बना दिया है उस पैसे का, तो मैं क्या करूँगा? मैं डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा भी लूंगा। अच्छा रूट गलत रूट से मैं उस पैसे को कन्वर्ट करूंगा। या तो उसको मैं खर्च करूंगा, एसेट खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, लैंड खरीदूंगा, गोल्ड खरीदूंगा, या मैं उससे आपके पास जाऊंगा जो कि उसको कन्वर्ट कर सकता है और कहता है कि देखिए आप मुझे 100 रुपए देते हैं, मैं आपको 60 वापस देता हूं, 40 में अपने आप हैंडल कर लूंगा। तो बैंक मैनेजर हो या कोई आड़तिया हो या कोई ज्वेलर हो या कोई कार का शोरूम वाला हो, सेकेंड हैंड कार शोरूम वाला हो, कोई भी हो जो कन्वर्ट कर सकता है, तो इंसान, डूबता हुआ इंसान उसके पास जाएगा और ये कन्वर्ट करेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप देखते, जिन्होंने ये स्कीम बनाई वो ह्यूमन बिहेवियर को देखते, तो समझ जाते खुद ब खुद कि सारा पैसा वापस आ जाएगा। वो आएगा अलग अलग रूट से, वो आएगा करप्ट नॉन करप्ट मीन से, लेकिन पैसा जरूर वापस आएगा, क्योंकि डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा ढूंढता है। स्कीम को इंप्लीमेंट करने का कोई अच्छा जरिया था, कोई इससे बेटर स्कीम हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझते तो आप एक बहुत अच्छी स्कीम बना सकते थे। और ये भी मैंने तब लिखा था, ये भी मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि अब हमको 9 महीने बाद जो हमको विजडम आया है उसके हिसाब से लिख रहा हूं। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आप इसका एकदम छोटा टेन्योर रखते, 15 दिन रखते, डिमोनेटाइज कर देते, कहते 15 दिन में ये आपका पैसा जीरो होने वाला है, आप अलाउ करते कि वो ट्रांजैक्शन होती रहे इकोनॉमी में, जिससे कि गरीब इंसान को इतना झटका ना लगता, इतनी पेन ना होती, इतनी क्रूअल्टी ना होती, लेकिन पीरियड बहुत कम होता। कहा 15 दिन है, इसके बाद आपका पैसा जीरो होने वाला है। लेकिन अगर आप आज जाके बैंक में रखते हो तो आप इसको कंबाइन कर देते एक फाइनल कन्वर्जन टैक्स, एक फाइनल पीनल कन्वर्जन टैक्स के साथ आप इसको कंबाइन कर देते और कहते कि देखिए आपका 100 रुपया आप अभी जाके अगर बैंक में रखते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो 40 रुपया सरकार के उसमें डाल दीजिए, 60 रुपया आपका। हुआ तो यही ना, इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या हुआ? यही हुआ कि अगर मेरे पास 100 रुपया था जो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो मैंने किसी जोड़ से, किसी तोड़ से, किसी क्रुक से, किसी हुक से मैं गया और मैंने कहा कि देखिए मेरा ये 100 रुपया ले लीजिए, मुझको 60 वापस कर दीजिए। तो जो 40 रुपया करप्शन में चला गया, बैंक मैनेजर के पास चला गया, आड़तिया के पास चला गया, ज्वेलर के पास चला गया, वो अगर हम ऐसी स्कीम बनाते कि आप बैंक में जाइए, कन्वर्जन टैक्स दीजिए और अपना पैसा अपने अकाउंट में डाल दीजिए, 60 रुपया, 100 का 60, तो मैं ये करता। और मेरे पास सिर्फ 15 दिन होते, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं होते किसी जोड़ तोड़ करने का। तो होता क्या कि 100 रुपया बैंक में वापस आता, जैसे कि आ गया है, 99% आ गया है, 40 सरकार को मिलता, जो अनअकाउंटेड था वो 40 सरकार को मिलता, उसके टैक्स बढ़ते, 60 मेरे पास रह जाता, वो मेरे पास आज भी रह गया क्योंकि मैं जोड़ तोड़ से उसको करा। लेकिन जो 40 रुपया सरकार को मिला है, मिलता उस स्कीम में, वो जो एक्चुअल स्कीम थी वो 40 रुपया करप्शन में लग गया। वो जैसे मैंने कहा कि किसी तरह से बैंक मैनेजर को दिया या ज्वेलर को दिया, आड़तिया को दिया, किसी को भी दिया, आपने वो 40 रुपया करप्शन में घूमा, उससे और ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट हुआ। लेकिन अगर आप एक स्कीम बनाते कि हाँ आपके पास 15 दिन है, आप 100 रुपया अगर आप अकाउंट नहीं कर सकते, 60 अपने अकाउंट पे डालिए, 40 सरकार को कन्वर्जन पीनल टैक्स दीजिए, सब कुछ बड़े आराम से हो जाता, ना इतनी डिसरप्शन होती, सिर्फ 15 दिन का पीरियड रहता। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको ये प्लानिंग जरूर करनी होती कि आप रूरल एरियाज में और इनफॉर्मल एरियाज में और मिडिल क्लास जहाँ पे रहती है, वहाँ पे आप छोटे डिनोमिनेशन के नोट ATMs वगैरह में ज़्यादा डालते, 100 रुपए के, 50 रुपए के, 500 रुपए के। और वो जो नोट का जो साइज आपने बदल दिया था, वो तो एक बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर रहा। वो अगर ना होता तो मेरे हिसाब से आपकी स्कीम बहुत अच्छी तरह लागू हो जाती, उससे लोगों को दर्द पेन भी ना होता और आपके ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छी तरह अचीव हो जाते। हमने अभी आपको बताया कि क्या गलतियां थी, लेकिन क्या स्टेट ने कुछ अच्छा भी करा? आज 8-9 महीने के बाद ये मानना होगा कि कुछ अच्छा काम भी हुआ।
एक तो जो रीमोनेटाइजेशन था, उस वक्त लग रहा था कि 8 महीने लग सकते हैं, 9 महीने लग सकते हैं, लेकिन 4 महीने में रीमोनेटाइजेशन हो गया इकोनॉमी की। ये चाहे सरकार रूल बदलती रही, शुरू में उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है, कि किस तरह से हालात उनके बेकाबू होते जा रहे हैं, तो वो उन्होंने करा। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि 4 महीने में रीमोनेटाइजेशन होना इतना बड़ा कंट्री का, इतने ज़्यादा पैसे का, एक काफ़ी अच्छा मूव रहा। दूसरा था डिजिटल इकोनॉमी को जो बढ़ावा मिला, वो अच्छी बात है। क्या वो इस कोर्सिव तरीके से लोगों को फोर्स करके करना चाहिए था? वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हुआ, कोर्शन हुआ, तो उसका ये बेनिफिट आपको मानना पड़ेगा कि फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसका प्रोपोर्शन इकोनॉमी में बढ़ा है, टैक्स पेयर बेस बढ़ा है, तो वो सारे फायदे हैं। और जो सरकार बोल रही है कि 1,80,000 करोड़ का जो सस्पिशियस मनी उनके पास आ गया है, जिसकी अब वो ट्रेल फॉलो करेंगे और लोगों से पता लगाएंगे कि ये गलत और ये काले धंधे वाला पैसा आपको कैसे मिला, तो वो भी एक डिजिटल ट्रेल अच्छी है। लेकिन मेरा यही कहना है कि ये अनइंटेंडेड बेनिफिट्स रहे हैं। अगर आपकी स्कीम का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर शुरू से ठीक होता तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले थे विदाउट द पेन। लेकिन अब जब पेन हो ही गया है तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ये एक अनइंटेंडेड बेनिफिट रहा है। इसके लिए हमको सरकार की सराहना भी करनी पड़ेगी। एक बड़ा बेनिफिट इसका माना जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा कैशलेस हो गई है। ये चिकन एंड एग वाली बात हो जाती है। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर आपकी इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो रही है, तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस अपने आप उसमें ज्यादा होंगे। तो काट और हॉर्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कोर्स करके धक्का लगा के कैशलेस करूंगा। कैशलेस अपने आप होगा, ऑर्गेनिक तरीके से होगा, अगर आपकी इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो रही है और ग्रो कर रही है। तो ये कहना कि हम कैशलेस करेंगे और उसके लिए हम इतना पेन लोगों पे डालेंगे, ये मेरे हिसाब से इतना इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। क्योंकि अगर आप अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरह चला रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक हो रही है, मॉडर्नाइजेशन ठीक हो रही है, तो कैशलेसनेस तो अपने आप बढ़ेगी, बिकॉज लोग डिजिटल कैश की तरफ जाएंगे। लेकिन ये अपने आप ऑर्गेनिक तरीके से होगा जैसे हिंदुस्तान ग्रो करेगा। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका क्रूअल इम्पैक्ट हुआ है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी पे हुआ है। वो आपके छोटे किसान पे हुआ, कारीगर है उस पे हुआ, स्टूडेंट्स पे हुआ जिनकी फीस वगैरह नहीं आप दे पाए। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में जहाँ की सप्लाई चेन्स टोटली डिसरप्ट हो गई हैं, वहाँ पे क्योंकि कैश की सारी ट्रांजैक्शन होती थी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहाँ हुआ है। तो वो जब डिसरप्ट हो गया है, आज आपको मौका है कि आप उस डिसरप्शन पे, जो अब चीज़ें कोलैप्स हो गई हैं, आप वहाँ पे अपना फोकस करके अब मॉडर्न सिस्टम्स आप वहाँ पे लाइए। आप फार्म टू फोक सप्लाई चेन्स बनाइए, आप एग्रीकल्चरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल मार्केट्स में बड़ी तौर से आप सुधार कीजिए, क्योंकि वो जो इनफॉर्मल सप्लाई चेन्स थी वो तो अब डिसरप्टेड है। तो ऐसा ना हो कि फिर से वही ख़राब तरह की सप्लाई चेन्स आ जाएं। ये मौका है सरकार के पास कि क्योंकि वो अब डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और अच्छा नहीं हुआ डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन अब हो गई हैं, तो उनकी जगह जो अब नया स्ट्रक्चर बनेगा वो एफिशिएंट हो, मॉडर्न हो, वेल रेगुलेटेड हो, टेक्नोलॉजी पे आधारित हो। तो एक मौका है। जब भी कोई बुरी चीज़ होती है, जब भी कोई भूचाल आता है, तो बुरा तो होता है, घर टूटते हैं, हर तरह की चीज़, ब्रिज टूटते हैं, लेकिन उसका अच्छा ये होता है कि आपको रिकंस्ट्रक्शन का एक मौका मिलता है। तो ये एक रूरल इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्शन का मौका है। एक जो सबसे भारी चीज़ लोगों को नहीं समझ आई वो ये है कि जब ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था और इतना लोगों में गुस्सा और रोष था, तो तब समझते थे कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होने जा रहा है सरकार के लिए और मोदी जी के लिए। लेकिन हुआ उससे एकदम विपरीत। पॉलिटिकली सरकार को और मोदी जी को तो डिमोनेटाइजेशन से बहुत फायदा हुआ। तो ये एक समझने वाला बात है कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ये मूव इतना भारी था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इतना ऑडेशियस था, कि सरकार ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो कि दुनिया में किसी ने नहीं करा, कभी भी नहीं करा। तो इतना ऑडेशियस मूव, तो जो आम आदमी है उसको ये भरोसा हुआ कि ये इतना बड़ा मूव है, ये स्टेटस को हिलाने वाला काम है। तो उसने एक आस्था बनाई सरकार पे कि हाँ, अब वाकई स्टेटस को कोई झंझोड़ने आया है। हम हिंदुस्तानियों का एक स्टोइसिज्म होता है,
हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर आप सफ़र करोगे तो आप क्लेंज कर पाओगे। ये हमारी एक कल्चर में है, हमारे रिलीजन में है कि सफरिंग से क्लेंजिंग होती है, फास्टिंग से क्लेंजिंग होती है। और सफरिंग की आदत तो हमारे गरीब मुल्क में लोगों को है ही। तो जब उनको ये बताया गया कि आप सफ़र कर रहे हो लेकिन इसका आप आस्था रखो, बनाए रखो क्योंकि इससे एक अच्छी चीज़ होने वाली है, तो लोग उस पर विश्वास लोगों ने पूरा किया। क्योंकि एज आई सेड उनको सफरिंग का एक आदत है। आप इसको लक मान लीजिए या आप इसको कम्युनिकेशन का एक बहुत ही भारी एक्सपेरिमेंटल सक्सेस मान लीजिए कि पॉलिटिकली जो एक ऐसी चीज़ थी जिसका कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होना चाहिए था, उसका इतना बड़ा फ़ायदा हो जाना, ये आधारित था इस स्टॉइसिज्म पे, इस कम्युनिकेशन मैसेजिंग पे, इस आस्था पे जो लोगों ने लगाई, कन्विक्शन के साथ एक पॉलिटिकली नुकसान वाली चीज़ को एक पॉलिटिकली बहुत भारी वेपन बनाया गया।